ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जो आज बात शुरू करनी है, हम उसकी ही बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो बात हमने स्टार्ट करनी है वो है आपके पास दिस वन, जो लेक्चर नंबर 8 है हमारा आज का। और हम लोगों ने आज जो है सॉरी। सेक्शन नंबर 2 को वाइंड अप करना है, लीडरशिप जी सर। थेरीज को छोड़कर। ठीक है। जी सर। लेकिन लीडरशिप थेरीज के बारे में बता दूंगा कि होती क्या है, वो बताऊंगा आज। पहली बात तो लीडरशिप के बारे में हमने पढ़ा था कि लीडरशिप क्या होती है। हमने कहा था द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन एम। यस। द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग of group of people towards to achieve a common objective, a यस सर। business the way by which a person can lead a group of person towards to achieve a common person objective। ठीक है। एग्जैक्टली। उसको हम कहते हैं लीडरशिप, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक अ ग्रुप ऑफ पर्सन टुवर्ड्स टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। उसको यहाँ लिख भी देते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स टुवर्ड्स द कॉमन टुवर्ड्स टू अचीव अ कॉमन कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। इज नोन एज लीडरशिप। उसको हम लीडरशिप बोलते हैं। ठीक है। और हम जानते हैं लीडरशिप के अंदर बड़ी क्वालिटीज होनी चाहिए। वो रेगुलर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, बिल्कुल। उसमें क्रिज्मा होना चाहिए, वो मल्टी स्किल्ड होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। काफ़ी हद तक जो एक एंटरप्रेन्योर की खूबियाँ होती हैं उसको एज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर मेंशन कर सकते हैं। और किसी भी बिजनेस के अंदर बिल्कुल। लीडरशिप के रोल्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक हो गया। अब लीडरशिप का पर्पस क्या है, पहले हम बात कर लें। लीडरशिप का पर्पस होता है, चार बातें यहाँ लिखी हैं। एक, गाइडेंस एंड डायरेक्शन। जो लीडर्स होते हैं ना, उन्होंने हमेशा क्लियर विजन और डायरेक्शन देनी होती है अपने ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को। ये गोल सेट करते हैं, जी। ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, हम्म। और एक पूरा रोड मैप बनाते हैं किस तरह से हम इस ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकेंगे। नंबर 2, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। लीडर जो है ना, अपने इर्द गिर्द के हम्म। टीम मेंबर्स को इंस्पायर करते हैं। ठीक है। वो हमेशा पॉजिटिव एग्जांपल सेट ठीक है। करते हैं, जिसकी वजह से जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं उनका मोरल बूस्ट अप होता है और वो मोटिवेट रहते हैं। हम्म। नंबर 3 कि वो यस। प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं और डिसीजन मेकिंग करने वाले होते हैं। लीडरशिप होते हैं हमेशा दे हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टफ डिसीजंस। बिजनेस मार्केट चेंज हो रही है, यस। उसके हवाले से उनको डिफरेंट हाँ। फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक हो गया। सर। Leaders often act as a ठीक है। problem solver, drawing on their expertise and experience to navigate challenges and make strategic choices that हम्म। benefit the organization and its members। उन्होंने बड़े टफ डिसीजन लेने होते हैं क्योंकि वो टॉप लेवल पे होते हैं, और उनको लगता है कि वी जी। हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं। उन्होंने कहा, हम्म। फोस्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लीडर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग द स्किल्स एंड टैलेंटेड ऑफ देयर टीम। हम्म। अब यस। इन्होंने सिर्फ उनको सेंस ऑफ डायरेक्शन या मोटिवेशन या गुड लिसनर नहीं बनना होता, उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटीज भी हम्म। प्रोवाइड करनी होती हैं ताकि वो अपने आप को एक्सेल कर सकें, पर्सनली भी ठीक है। और प्रोफेशनली भी। ठीक है जी। हम्म। और ताकि वो लॉन्गर रन में बिजनेस के साथ तो चल सके। ठीक है। इसका मतलब है बिल्कुल। लीडरशिप के हमने जो रोल्स पढ़े हैं, उसको पर्पसेस पढ़े हैं, वो फिर से हम एरियाज को रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 है गाइडेंस एंड डायरेक्शन। नंबर 2 है इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। नंबर 3 है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। लास्ट वन है फोस्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर से रिपीट करते हैं, गाइडेंस एंड जी डायरेक्शन। जी। नंबर 2, इंस्पिरेशन एंड डायरेक्शन। मोटिवेशन। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। फोर्थ वन इज फोस्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये लीडरशिप के कुछ डेवलपमेंट। प्रॉपर उसमें पर्पसेस होते हैं। अब बिजनेस के अंदर लीडर्स किस रूप में, किस रोल में पाए जाते हैं? या वो डायरेक्टर्स होंगे, या मैनेजर्स होंगे, या सुपरवाइजर होंगे, या वो वर्कर जी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टर्स की। अब जो डायरेक्टर होते हैं ना, ये टॉप मैनेजमेंट होती है। ये क्या होते हैं? जी। ये टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट होती ठीक है जी। अब इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करने है। जी होते सर। हैं, कंपनी को ओवरऑल एक डायरेक्शन देनी होती है। फिर जी सर। जो आपके मैनेजर आते हैं ना, वो हम कहते हैं ये ये मिडिल मैनेजमेंट होती है। हम्म। ठीक है जी। अब
क्योंकि ऐसे ही है। ये मिडिल मैनेजमेंट है, तो उन्होंने उन्हीं जो ऊपर डिसीजन बने होंगे उन्हीं को उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना होता है। ये जो ऐसे प्लान ही है है। उनको इम्प्लीमेंट किया, फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड टीम, जैसे मार्केटिंग का मैनेजर, एचआर का मैनेजर, ठीक है, फाइनेंस का मैनेजर, उन्हें स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में होता है, और उन्हें डे टू डे ऑपरेशन को ठीक है। सुपरवाइज करना होता है। फिर जी। टीम के बाद सुपरवाइजर आते हैं, ये फ्रंट लाइन लीडर्स होते हैं। ये हर टीम के जो ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर कह लें, ठीक है, उन्होंने गाइडेंस भी देनी है और मेक श्योर भी करना है कि जनाब ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। फिर अगला रोल होता है वर्कर रिप्रेजेंटेटिव का, फोर्थ वाला, ठीक है। ये कंपनी के एम्प्लॉयज के राइट को एडवोकेट करते हैं, ये ब्रिज का काम करते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान, ठीक है। और ये हम तमाम चीज़ों को डील करते हैं, प्रॉब्लम को डील करते हैं जो ठीक है सर। वर्कर्स को वहां पर फेस करनी जी। पड़ती हैं। अब साबित हो जी गया, सर। चार चीजें, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव हैं। डायरेक्टर्स ठीक हैं, है। मैनेजर्स हैं, ठीक सुपरवाइजर है। हैं और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव हैं। डायरेक्टर्स ने गोल सेट रिप्रेजेंटेटिव करने जी हैं, सर। कंपनी को ओवरऑल सेंस ऑफ जी। डायरेक्शन देनी है। मैनेजर ने उन्हीं गोल्स हम्म। को इम्प्लीमेंट करना है, और क्योंकि उनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्होंने उसी के हाँ जी तमाम सर। प्रोसेस को ओवरलुक करना होता है। लाइक मैं मार्केटिंग वाले हैं, एचआर वाले हैं, फाइनेंस वाले हैं, ऑपरेशंस वाले हैं, सुपरवाइजर, क्योंकि ये जी। फ्रंट लीडर होते हैं, कह लो कि ये मैनेजर के बाद वाला बंदा ही आता है। इन्होंने जी। परफॉर्मेंस को बेस्ट सुकून से देखना है, टीम को गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं एंग्रो फूड्स की, या एंग्रो ऑलपर की हाँ बात जी। करते हैं। अब ऑलपर की हम बात करें तो जी। ऑलपर जी। चार RSM है, रीजनल सेल मैनेजर, यानी कि उनके पास एक एक रीजन है। हाँ जी। उसके अंडर हम्म। आपके आते हैं, गुजरात का मैनेजर आ गया, गुजरावाला का मैनेजर आ गया, ठीक है। अब गुजरावाला ठीक का है। मैनेजर क्या होगा, सुपरवाइजर होगा। उसने जो गुजरावाला की टीम है ना, हम्म। उसको सुपरवाइज कर रहा होगा, और वो रिपोर्ट दे रहा होगा ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट वाले को, जो क्या है RSM। हम्म। RSM के ऊपर कौन बैठा होगा, सेल्स डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर। ठीक है जी। एग्जैक्टली। समझ लगी। और हाँ इस जी। तरह वहां पर हर टीम के अंदर कुछ होते हैं जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नॉर्मली ये ट्रेड यूनियंस के मेंबर होते हैं ये लोग, ठीक है। ठीक है। ये किसके होते मेंबर होते हैं? ट्रेड यूनियंस के, ट्रेड यूनियंस के, ठीक हो गया ठीक है सर। जी। अच्छा जी, ये कुछ हमने पढ़े कि लीडरशिप किस किस रोल में आती है। अब अगली हमने बात जो हम्म। करनी है, वो करनी है कि आपके पास जो इमोशनल इंटेलिजेंट है, एक वर्ड है यहाँ पर जो यस। लिखा है मैंने, कि एक लीडर को इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। ये यस। वर्ड है आपके सामने, दिस वन, जी। ठीक है जी। अब देख इसका रहा हूँ मतलब सर। क्या होता है भाई, इमोशनल इंटेलिजेंट का, इमोशनल क्वेश्चन का, कि ये गोलमैन ने कहा था, कि गोलमैन ने कहा था कि एक मैनेजर के पास ही शुड बी और शी शुड बी इमोशनल इंटेलिजेंट, या ही मस्ट जी। possess इमोशनल क्वेश्चन लाइक सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, हम्म। सेल्फ मैनेजमेंट एंड सोशल स्किल्स। पहली बात तो ये, इसको हम कहते हैं, अ पर्सन और लीडर और अ मैनेजर must know and manage his own emotions, must know and manage his own emotions, Manage his own emotions and thinks and about the manage, feelings of others. and manage the emotion of the persons or of their team members, ठीक। ठीक है। कोलीग्स जो भी कह लें। कोलीग्स को कह लें, ठीक है। ये इसका क्या है, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट होना। इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंट इमोशनल होना। इंटेलिजेंस। डन हो गया। अच्छा जी। ठीक है, डन। अब वो अगली बात कहता है कि जनाब सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है, उसको पता होना चाहिए राइट ना हो वो किस मूड में है, एग्रेशन में है। देखो बिल्ट इन इंसान के अंदर जो इमोशन है वो तीन है, हैप्पी का, जॉय का, एंगी का। सैडनेस का, एंगर का। हेट का जो इमोशन हाँ। है वो टॉपिक से हट जाएगा, उसके बाद बाद में करेंगे। हेट के इमोशन बंदे में बिल्ट इन नहीं होता, उसको खुद डेवलप करता है, ठीक हो गया। ठीक है। अगर एक मैनेजर जनरली इमोशनल इंटेलिजेंट होगा तो अपनी टीम को मोटिवेट कर सकेगा, क्योंकि मोटिवेट कर उसको सकेगा, ऐसी ही हाँ, बात है। बॉटम लाइन क्या होता है कि वो मोटिवेट कर सके, ठीक हम्म। हो गया। बाकी इसको अभी ठीक हम हो। इधर डिटेल से देखते हैं। अब आगे वो हम्म। कहता है कि आपसे HRM की स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, HRM की अप्रोचेस क्या होती हैं, ठीक हो गया। अब इसके लिए हम्म। सबसे पहले हम ये चीज जो मैंने एक फाइल ओपन की थी उसको देखते हैं, जी जस्ट सर। दिस वन, ओके जी। ये देखें, सबसे पहले आपसे बात करता है हार्ट HRM की। हार्ट HRM क्या होती है, कहता है बेसिकली अप्रोच क्या होता है, वे ऑफ डूइंग समथिंग।
हार्ड यस ये हार्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस का ये बिलीव होता है कि जो उसके एम्प्लॉयज है ना, वो उसके लिए रिसोर्सेज हैं, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे जस्ट ठीक लाइक है। मशीन्स। ठीक है जी। वो मुद्दे अपने, हाँ, मशीन आपने पहले बताया था ये। हाँ, ठीक है, एम्प्लॉयज विल बी रिक्रूटेड, ट्रेन्ड, डिप्लॉयड एंड डिसमिस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स। ठीक है जी। हम्म। अब एम्प्लॉयज को क्लोजली ठीक है। मॉनिटर किया जाता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। हम्म, और सम ठीक टाइम है। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, सम ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती। और यहाँ पर जो एचआर डिपार्टमेंट की थॉट्स होती हैं वो होती है कॉस्ट कटिंग वाली। ठीक है। ठीक है। तो उनको टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे या टेम्परेरी पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। दे बिलीव इन कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अगर तो अच्छा काम कर रहे हैं यस। तो बिजनेस में टिकेंगे, अगर अच्छा काम नहीं कर रहे उसको बिजनेस से निकाल दिया जाएगा। ठीक हो गया। निकाल दिया ये जाएगा। होता है हार्ड अप्रोच। एग्जैक्टली। दूसरी अप्रोच है जिसका नाम है सॉफ्ट एचआरएम। अभी बिल्कुल उसके जी। ऑपोजिट होते हैं। हम कहते हैं इट इज अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक है। इसका मानना ये है कि दे बिलीव इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है। ठीक है। ये बिलीव इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, तो ये उनको डेवलपमेंट। ट्रेन करते हैं अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बिजनेस के साथ रहे। अब कुछ बातें हार्ड अप्रोच में वो यूज करता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जबकि सॉफ्ट में यूज जी। करता है डेमोक्रेटिक या लेजे फेयर। ठीक है। जी सर। हार्ड पे मैनेजर का बिलीव होता है थ्योरी एक्स पे, सॉफ्ट पे मैनेजर का बिलीव होता है ठीक है। थ्योरी वाई पे। वाई पे। लोगों का मानना ये है कि जी हार्ड अप्रोच बुरी है, सॉफ्ट अप्रोच ज्यादा अच्छी है। ऐसी कोई बात नहीं, इट्स डिपेंड अपॉन द हाँ जी। वेरी और बिजनेस टू वेज। बिजनेस एंड डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। जहां पर सर प्री सेट, बिजनेस के नेचर के ऊपर। हाँ जी, नेचर बिजनेस है। और यहाँ पर ना प्री सेट रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्री सेट रूल रेगुलेशन है, उस पर वो काम कर रहा है, देन इट इज वेल एंड गुड। चलो जी। जी, हम हार्ड और सॉफ्ट को एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं जो हमारे वो उसको जी। ज्यादा क्लियर करेगा। ये देखें जी, आपकी स्क्रीन पे ठीक है। ये शो हो रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जी। कैसा है? अप्रोचेस टू एचआरएम। जबरदस्त। एक हार्ड मजा अप्रोच आ है, गया। एक शॉर्ट अप्रोच है। हार्ड क्या कहती है? कहती कटिंग कॉस्ट पे बिलीव करता है, हाँ जी। इंक्रीजिंग पैसे फ्लेक्सिबिलिटी। बचाओ। हाँ, पीपल ट्रीटेड लाइक मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। मतलब बंदे जड़े ने उन्होंने मशीना हार समझो। और शॉर्ट में क्या होता है? दे बिलीव इन डेवलपिंग स्टाफ, एम्प्लॉय डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, यस। मोटिवेटिंग थ्रू फुलफिलमेंट। उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से फुलफिल किया जाता है। इसे कहते हैं पीपल एग्जैक्टली। फिट आइडियाज ऑफ मैस्लो, मायो एंड हर्सबर्ग। बहरहाल, ये उसने एक और बात बोली यहां पर, इसको थोड़ा नीचे आ जाए। ये हमने बात कर जी। ली। अब मैं इसको आपको एक और बुक से पढ़ाना चाहूंगा कि आपको ये जरा क्लियर हो जाए। सॉफ्ट और हार्ड का क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आगे इसको आगे क्लियर करना जरा आसान हो जाता है। ठीक है बेटा जी। ठीक है अब सर। यहाँ पर बताओ। सिर्फ ठीक। गिव मी मोमेंट। ये यस दिस वन, ये आ गया आपके पास। देखिए जी, आ गया, शो हो गया। कहते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ यस। द एम्प्लॉइज एज होमोजेनियस ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव इन सिंपल वर्ड। हम्म। HRM, hard HRM means when employees are resources to be used. टू बी यूज्ड। Means they are just like mechanistic approach. मैकेनिस्टिक ठीक अप्रोच। है जी। यस। ट्रेन, रिक्रूटेड एंड जी डिसमिस सर। अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड। ठीक हो गया। हम्म। यहाँ तक मेरी बात समझ लगी? ओके जी। ठीक हो गया सर। जबकि सॉफ्ट HRM समझ क्या आ गई होती सर। है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है। अब यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ो, दिस वन, कि जब many हम्म। candidates mistake a short approach to HRM as being less और strict. टू एचआरएम। This is not true. They are still यस। rule regulation. However, the approach to development and trust is different. ये मतलब ये इज नहीं कि सॉफ्ट डिफरेंट। में रूल रेगुलेशन नहीं है। भाई सॉफ्ट में भी कोड ऑफ हम्म। कंडक्ट होता है, मगर यस। मामला थोड़े होते हैं। अब ये तब होता है। देयर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग इन मैनेजमेंट थ्योरी सच एज मेरे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। बात समझ लगी कि नहीं लगी जो हम्म। मैं बात कर रहा था? वैसे समझ ये आ गई। ये अच्छा जी, ये आपने हार्ड और सॉफ्ट के बारे में पढ़ा, हार्ड एंड सॉफ्ट के बारे में इसको सॉफ्ट। देखा। अब जब वो अप्रोचेस की बात कर लेता है, फिर वो मेरे बेटा बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। अब हम एक बात जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? द एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। द एंड एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉय द एम्प्लॉय एंड द एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर। which list down the terms and condition of the job. It is the agreement between यस। the employee and the employer and list down the terms and condition of the
जॉब। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो तीन तरह के होते हैं, या परमानेंट होता है, या टेम्परेरी होता है, या फ्लेक्सी होता है। ठीक। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज के होते हैं। रेगुलर सैलरी वेज विद नो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ हाँ। एम्प्लॉयमेंट और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट। एक बात बताता हूँ। एग्जैक्टली। अब परमानेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, इनको हम, ये हमारी फिक्स कॉस्ट होते हैं। जी जो सर। परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं या परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो हमारी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होते हैं किसी हद तक, क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट होती है। हाँ उनको हमने पे करना ही करना। ठीक है। हम्म। अब क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड ठीक तो है। है नहीं, हाँ बस ये कंडीशन होती है कि जनाब, जो नॉर्मल कंडीशन होती है कि अगर आपने बिजनेस छोड़ के जाना है, तो आपने एक मंथ पहले बताना है, जिसे हम कहते हैं नोटिस पीरियड। ठीक है सर। ठीक है। अब जी। यहाँ वो कुछ बातें बता रहा है कि जो आपके पास ये वाला है, जब मैं इसकी बात करूं, दिस वन, ये जो परमानेंट है, परमानेंट कहता है जी, स्टेबल ट्रेंड वर्कफोर्स होती है। ठीक है। अब हम्म। इसका यूजफुल क्या है, हाईली स्किल्ड, डिफिकल्ट टू रिक्रूट एंड मोटिवेटेड स्टाफ। इसको जी सर। बार बार रिक्रूट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हाईली स्किल्ड होते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, एम्प्लॉयज एग्जैक्टली। आर लाइकली टू बी मोटिवेटेड एंड लॉयल। जो परमानेंट एम्प्लॉय जी होते हैं वो सर। मोटिवेटेड भी होते हैं और लॉयल भी होते हैं। और ड्रॉबैक क्या है, जी। एक्सपेंसिव, स्पेशली व्हेन इन द पीरियड ऑफ रिसेशन, बिकॉज दे आर द फिक्स कॉस्ट। जी सर। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी, ये जी हमने सर, समझ आ गई। पढ़ा परमानेंट एम्प्लॉय के बारे में। अब हम बात करते हैं टेम्परेरी के, स्पेसिफिक वर्कफोर्स फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब आप टाइम यस। पीरियड के लिहाज से कंडक्ट करते हैं, एक मंथ का, 2 मंथ का, एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 6 महीने का, वो क्या होता है, टेम्परेरी या हम्म। पार्ट टाइम वर्कर्स होते टेम्परेरी। हैं। हाँ, यस सर। स्पेसिफिक वर्कफोर्स फॉर पर्टिकुलर टाइम। इसका बेनिफिट क्या होता है, नॉर्मली यूजफुल फॉर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड सीजनल जॉब्स। एडमिशन का टाइम स्कूल में आ गया, जी नंबर ऑफ सर। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्कूल को विजिट कर रहे हैं, एट दैट टाइम मैंने पीआरओ रख लिया, एक रिसेप्शनिस्ट हायर कर ली फॉर सिक्स जी मंथ सर। ये क्या है मेरा। ठीक है। ठीक है, ये इसका यूजफुल हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, हम्म। एम्प्लॉयज लाइक टू बी हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड। यस सर। लेकिन ड्रॉबैक क्या होगा, इसका ड्रॉबैक होगा, नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो और सिक्योरिटी, इनकम। जॉब सिक्योरिटी कम रहेगी ना। हाँ हाँ, जी। जॉब सिक्योरिटी कम होती। आगे हम बात करते हैं। डीमोटिवेट हो जाएंगे हाँ, एम्प्लॉइज। अगली बार हम बात करते हैं जीरो आवर फ्लेक्सिबल, एम्प्लॉयज अवेलेबल एज व्हेन दे नीडेड। जिस तरह यस। अब आजकल एक वर्ड बोला जाता है गिग इकोनॉमी का। वर्ड क्या है, हाँ जी। द गिग इकोनॉमी। जी इकोनॉमी। ये आपके पास यस सर। कौन लोग हैं भाई, ये फ्रीलांसर्स हैं, ये डिजिटल में ऑनलाइन हाँ। बंदे बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, जिनको आप कॉन्ट्रेक्चुअली हायर जेडे करते बाहरों हो। पैसा लेके आंदे। हाँ, नहीं, जिनको आप हायर कर या। लिए तो कंपनी हायर करती है, जब जरूरत पड़े बंदा हायर कर लिए, 2 मांग के 3 मांग के लिए, मैं नई प्रोडक्ट लॉन्च ठीक करनी है। है, मैंने डिजिटल, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसर्स, इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं गिग जी सर। इकोनॉमी। क्या कहते हैं, ओके। गिग इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक हो गया। जी। अब वो भी इसी में आते हैं, जीरो आवर में आते हैं। ठीक है, ठीक कि है। जब जरूरत पड़ी तब उनको बुला लिया। ठीक हो गया। अब सम ठीक है टाइम सर। ये लो हम्म। स्किल्ड होते हैं, easy to, अच्छा ये जो जीरो आवर में आएंगे ना, जीरो आवर में आएंगे, वो स्पेशली आपके मजदूर होते हैं, हम्म। जो बिल्कुल मजदूर आपके, क्यों होंगे? नहीं वो गिग इकोनॉमी में दूसरे आते हैं, सॉरी, गिग इकोनॉमी में दूसरे, जीरो आवर में जी हमेशा जी, जो होते मजदूर हैं। क्यों नहीं? हाँ, अब इसमें वो जो बात, बंदे आपके साइड में बैठे होते हैं। फॉर हाँ, एग्जांपल सर, आपकी कंपनी या सॉफ्टवेयर की कंपनी, आपको बंदा चाहिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, तो आप उसे हम्म 0 आवर पे रखेंगे। हम्म, सही है, 0 आवर पे इसलिए रखेंगे कि उसने उसका काम इतना है कि सिर्फ जाके वहां पे लोगों का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के अंदर। सही है, हर टाइम तो नहीं ऑर्डर आता ना। एग्री, सॉफ्टवेयर आप सेंड भी कर सकते हैं। एग्री। अच्छा, अब एक कॉमन बात सुन लो, पार्ट टाइम के अलावा जी। जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, वो लॉयल नहीं होंगे, हम्म। मेजर ड्रॉबैक। पार्ट टाइम के अलावा। परमानेंट के अलावा, फुल टाइम, फुल टाइम फुल टाइम या परमानेंट पे। परमानेंट के जी। अलावा जितने भी एम्प्लॉयज होंगे ना, वो हो जी। सकता है वो आपका लॉयल ना हो। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। बेनिफिट क्या होगा, अगर आपको कोई लार्जर ऑर्डर आया है, आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। सम टाइम आप ठीक है। पार्ट टाइम, जो टेम्परेरी वर्कर हायर करते हैं, जो में भी आप गिग इकोनॉमी के थ्रू हायर करें, आपको पता होता है ये हाई स्किल्ड है। ठीक है, तो हम जी। अपनी शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए इनको हायर कर सकते हैं।
ठीक है जी। हम्म। लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है, ये इनको पता होता है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं है, तो इस वजह से शायद वो आपसे ठीक लॉयल है। हो। बात जी पहले पड़ी सर। कि नहीं पड़ी? पड़ी हुई अच्छा है। अच्छा, अब जरा पहले हम अगली बात कर लेते हैं, हमारी अगली ऑब्जेक्टिव की। अब ये मैंने हार्ड HRM की बात कर ली, और मैंने आपसे बात कर ली किसकी, इसकी सॉफ्ट एचआरएम की। कॉर्पोरेट शेयर की बात कर ली, मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर ली। ठीक है। अब एक तरह का काम नहीं है हमारे यहाँ पर आजकल, जॉब शेयरिंग भी हो रही है, ये देखो वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, शिफ्ट वर्किंग भी हो रही है, जी। कंप्रेस्ड वर्किंग आवर भी आ गया, और ये गिग इकोनॉमी आ गई है। पहली बात तो ठीक है। ये जो जॉब शेयरिंग होती है, वर्क फ्रॉम होम होता है, ये शिफ्ट वर्किंग होती है। हम्म। हम देखते हैं कि ये क्या बिजनेस, होती है? शिफ्ट वर्किंग जब ठीक है। वर्कर शिफ्ट में ठीक है। काम करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट होगी, नाइट शिफ्ट होगी, इवनिंग शिफ्ट होगी। हाँ जी सर, ठीक समझ है। आ गई। जॉब शेयरिंग में क्या होता है, जब अपना काम आप दो तीन दिन से शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल ऐसी है। और गिग इकोनॉमी क्या होती है, जब आप डिजिटली फ्रीलांसर्स को कंपनी में लेके आ रहे होते हैं। ये सारे के सारे आपके जो है ना, सारे के सारे, ये जो आपके शिफ्ट वर्किंग है, ये हम्म। भी आपके परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है सर। अब मैंने एम्प्लॉयज की अगर देखना है, अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसकी उसकी कॉजेज क्या हैं? हम्म जी। एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग वेल, तो व्हाट आर द देयर पॉसिबल कॉजेज, क्या क्या हो सकती है बेटा, कॉजेज क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा? जी। जी सर, अगर क्या कह रहे हैं, सॉरी सुना। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी हाँ जी। कॉजेज क्या हो सकते हैं? सर यही कॉजेज हो सकते हैं कि वो डीमोटिवेटेड है। अच्छा ठीक है, सही हो गया। ठीक है सर, उसको उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है इतनी। हम्म सही और है। अच्छे परफॉर्मेंस इसलिए कि उसको उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई सही तरह। हम्म ठीक सही है, उसके साथ जो एचआरएम जो अप्रोच अपनाएगी वो हार्ड थी, या जो भी था। डन हो गया। अच्छा जी, ये हमने हाँ जी। बात की थी। अब जरा एक या मिनट। सर उसको सैलरी नहीं दी जा रही सही तरह। हम्म कोई अपना लेवल आके वो डिस्क्रिमिनेशन कोई आ जाती है। डन हो गया। अब ये देखो, कहते हैं अगर मैं एम्प्लॉय, ये वो काजिज, अब जो काजिज क्या हैं, नॉर्मल काजिज क्या होती हैं, ये देखो, पुअर जी। एम्प्लॉय पूरे एम्प्लॉय मोटिवेशन, मोड। lack of effective यस। leadership, lack of skills and experience, absenteeisms, ये आपकी कॉजेज हैं। छुट्टियां। पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की कॉजेज हो सकती मैं भी हैं। बहुत छुट्टियां करता हूँ कॉलेज। ठीक है जी। अब इसके कॉजेज क्या है? अब छुट्टियां क्यों करते हैं? या तो आपको वहां का कल्चर काम होता अच्छा है कोई। है, अच्छा ठीक हो गया, या आपके इर्द की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो ओपन नहीं है, ऑल दैट स्टफ, ये आपकी क्या है, काजिज हैं। अब यहाँ पर से एक काजी है। चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बड़ी जरूरी है पढ़ना, उसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये देखो, कहता है कि जब एक वर्कफोर्स आपकी हैप्पी नहीं है, वर्कफोर्स आपकी क्या जी। हैप्पी नहीं है और आपसे हैप्पी खुश नहीं नहीं। है, तो मुझे कहा आपने काइंडली ये पॉइंट्स जो ना पढ़ने हैं, पढ़ के बताने हैं जरा, क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, द मैं पढ़ता हूँ। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर वर्कफोर्स वाला पढ़ो जरा। अच्छा जी, the consequences of poor workforce performance can be damaging to a business. It is important to be able to measure workforce performance and take measures to improve it. Workforce, labor productivity हमें पता है, total output in time period divided by हम्म total staff labor हम्म productivity बन जाती है। हम्म Absenteeism के कितने दिन काम किया, total working days हम्म lost through absenteeism मतलब कितनी हम्म छुट्टियां की है, divided by total number of days that could have work मतलब कितनी total working days थे। उसके रिजेक्ट बाद हमारे रेट्स, पास रिजेक्ट लेबर रेट्स का टर्नओवर आ मतलब जाता है। रिजेक्ट, हाँ, लेबर टर्नओवर हो गया, फिर आता है रिजेक्ट रेट्स। रिजेक्ट रेट्स क्या होता है कि आपने हाँ जितना जी सर। माल बनाया है उसमें कितना माल क्वालिटी वालों ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो अपने समझ नहीं आई, गुड को, दोबारा बताइए। रिजेक्ट रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बनाता हूँ कुर्सियां ठीक है। बनाता हूँ, ठीक है, अब कुर्सियां मैं 10 बना रहा हूँ, अब क्वालिटी वाला चेक हम्म। करने आता है कुर्सियां, उसने 2 कुर्सियों को रिजेक्ट कर दिया, कि क्वालिटी नहीं, कंट्रोल, हाँ। वो क्या ठीक है, होता है, कर दिया। रिजेक्ट रेट्स होते हैं। अगर रिजेक्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक होगा। इसका मतलब है बड़ा बुरा कॉन्सिक्वेंस है, हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है, हमारा एम्प्लॉय लॉयल नहीं है, हमारा एम्प्लॉय स्किलफुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। हमारा एम्प्लॉय इमोशनल डिस्ट्रेस में है।
ठीक है, इन सबको दूर करने के समझ आ लिए गई। हम उनको फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, लीडरशिप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। बात समझ लग रही? समझ आ गई, समझ आ बस गई। जैसे ये। सर अब मैं मरी गया हुआ था, आपको पता है, वहां पे हम्म। निजाम बैंक वालों का पूरा ग्रुप आया हुआ था। तो मैं हम्म। उनसे बात करा तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा एनुअल ट्रिप होता है, ये फुली फंडेड होता है, हमारी कोई हम्म। जेब से पैसा नहीं जा रहा। हम्म। हम्म। तो वही बात आई कि उनकी HRM मैनेजमेंट इतनी अच्छी थी, या जो भी था उन बैंक वालों हम्म। का सिस्टम, कि हम्म। वो अपने काफी सारे एम्प्लॉयज को उन्होंने पूरा ट्रिप स्पॉन्सर किया हुआ था। ऐसे ही है। अब एक मिनट फटाफट इसको हम देख लेते हैं, बड़ी प्यारी आपके पास ये स्लाइड है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा कमाल की चीज है। कॉजेज ऑफ पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्या होता है? पुअर मोरल, पुअर मोटिवेटिंग मोटिवेशन, इनफेक्टिव जी। लीडरशिप। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? बिल्कुल। हाई लेबर टर्नओवर, पुअर लो क्वालिटी, यस। डिसिप्लिनरी एक्शंस। और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? इंक्रीज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है, यस। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डिसमिसल एंड लैक ऑफ वर्क फोर्स। ये बुनियादी तौर पर सबसे काम का पेज जी। है कि भाई कॉजेज क्या है? पुअर मोरल है, पुअर मोटिवेशन है, इनफेक्टिव लीडरशिप है, वही 3 पॉइंट्स। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे पुअर पुअर मोरल के? लेबर टर्नओवर ज्यादा होगी, एब्सेंटेज रेट ज्यादा होगा। जी। ठीक है जी। जब लेबर टर्नओवर ज्यादा होगी, हाँ जी। यस, बिजनेस हैव टू स्पेंड मोर टू रिक्रूट न्यू एम्प्लॉयज। और जब न्यू एम्प्लॉयज आएंगे तो इनकी इंडक्शन ट्रेनिंग कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर एम्प्लॉय पुअर मोटिवेटेड है ड्यू टू लेस फाइनेंशियल बेनिफिट्स और ड्यू टू पुअर ठीक है। कल्चर, ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो लो क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आपका रिजेक्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। बात समझ लग रही कि नहीं लग रही? ठीक है। अगर ठीक है। इनफेक्टिव लीडरशिप है तो हमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेने पड़ेंगे। डिसिप्लिनरी ठीक एक्शन है। क्या होते हैं? व्हेन अ बिजनेस एम्प्लॉय इज नॉट फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? रूल एंड रेगुलेशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, उसको बिल्कुल। फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बंकिंग करते हो तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत वार्निंग लेटर दिया जा सकता है। ठीक है। जी सर, यस है। ओके जी। ये आपके हमने कॉलेज ऑफ पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की बात भी हमने कर ली। अब हमने अगला ऑब्जेक्टिव देखना, ठीक है। हमारा क्या है? अगला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि अब एम्प्लॉयज की हमने बात कर ली कि किस तरह से आप इनको एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। जी। आप अगली बात है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक जापानीज टेक्निक थे जिसमें ये बिलीव माना जाता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को अपनी जी। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे और जी। उनसे पूछ के उनके ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ये देखो पहले, ये इसको पहले जी प्लीज सर। एक बार गो थ्रू करें पहले। एमबीओ क्या होता है? देखा। A tool of managing a business by negotiating and setting all नेगोशिएटिंग targets सेटिंग टारगेट। at all level of business to meet strategic objective. स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। यस In सर। simple words, MBO mean when business leaders or directors or managers set the objective of their team member by asking them and inform them about the overall corporate objective। कि भाई corporate objective हमारा यही है, जी सर। इसको देखते हुए आप अपना objective को सेट आउट करें। वो होता है मैनेजमेंट बाय हम्म। ऑब्जेक्टिव। के ऑब्जेक्टिव देने के बाद उसको उस पे वैल्यूएट करते हैं। कहता है व्हेन अप्रेजिंग अ स्टाफ, एमबीओ इज कॉमनली यूज्ड एज अ वे ऑफ कंसिस्टेंटली सेटिंग एंड मेजरिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट करना और मेजर करने के लिए कहते हैं द ऑब्जेक्टिव सेट शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट होनी चाहिए। अब प्रिय जी डकर ने सर। कहा था, जो मैनेजमेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा सेटिंग अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट टारगेट, ओरिजिनल आइडिया वाज टू हैव जी। टारगेट एग्रीड बाय द मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयज, यस। जब भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे इट मस्ट बी एग्रीड बाय द मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉय। फायदा क्या होगा? एम टू हेल्प अ बिजनेस अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। इंफॉर्मेशन इज पास डाउन एंड ईच लेवल इज इन्फॉर्म ऑफ देयर टारगेट। ईच डिपार्टमेंट एम टू अचीव अ जी। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हर साल के शुरू में हमारी एक मीटिंग होती है, हमें बता दिया जाता है कि स्कूल का इस साल का ऑब्जेक्टिव ये है, कॉलेज का इस साल का ऑब्जेक्टिव ये है, ये एंग्रो जी। फूड का इस साल का ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, और हर बंदा अपने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए, किस तरह से वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाएगा। ठीक जी है। सर। अब ये ऑब्जेक्टिव मैनेजर और एम्प्लॉय आपस में डिस्कस करता है और दोनों मिलकर इस पे एग्री होते हैं।
और फिर साल के एंड पे हम्म, उनके प्री सेट ऑब्जेक्टिव्स पे ही उनको एवेल्युएट किया जाता है। कहता है व्हेन जी सर। एग्रीड एंड टारगेट्स कैन बी मोटिवेशनल, क्रिएट अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड इन्वॉल्वमेंट। जब एम्प्लॉय से पूछ के जी आप उनको ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो क्या होता है, दे विल फील वैल्यूएबल एंड दे विल शो अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड द बिजनेस। ठीक है। क्लियर जी सर। एक्सपेक्टेशंस एंड रिलेशन टू ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ये थे जी बेनिफिट। सर। दिस वन, ये जो लास्ट वाला लेफ्ट आपका है ना, बॉटम वाला रेक्टेंगल है, इसमें आपकी बेनिफिट है। अगले में ड्रॉबैक लिखे हुए हैं, द प्रोसेस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, मे नॉट वांट टू शेयर टू मच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब मैं अपने एम्प्लॉय से अपनी कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। यस सर, Sometimes, ऐसी है। sometimes targets may be imposed by the manager. Being an employee, you have to say yes to the boss. Yes, sir. Whatever you are saying, we will do that. यस। यस ठीक सर। है, ऐसा होता है, यस यस सर। सर। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। व्हेन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव। and the employer sit together and set their own objective in the light of long term objectives। जी ठीक सर। है। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, ऐसी है। इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, और बिजनेस एम्प्लॉय को पता होगा उसने करना क्या है। ड्रॉबैक क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और मैनेजर अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकता। नंबर थ्री, नहीं कर समटाइम सकता। समटाइम मैनेजर्स को एम्प्लॉयज को लगता है हम पे ये इम्पोज किया जा रहा है। ठीक हो गया बेटा जी जी। सर। अच्छा जी, ये ऐसी है। आपकी बातें होगी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब जो पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस नहीं किए, मैं आपको बता देता हूँ। एक की लास्ट वाला रोल, दिस वन, ये पेंडिंग है, इसको हम कल देखेंगे, दिस वन। ठीक हो गया। जी सर। और उसके अलावा आपकी जो है ये जो लीडरशिप थेरीज हैं उस पर हम कल बात करेंगे। ठीक है। और ठीक है कल सर। इंशाल्लाह ताला आपका ये सेक्शन नंबर 2 अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। करना मेरे बेटा आपने ये है इंशाल्लाह। कि इन तमाम पॉइंट्स को जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपने खूब बड़े आराम से अपने वर्ड्स में उसके 3 3 4 4 पॉइंट्स बना लेने हैं। ठीक है। लेकिन ठीक है सर। एचआरएम का अल्टीमेट पर्पस क्या है वो याद रखना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय को मोरल हाई मोटिवेट करना, करना। एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म रिटेन करना। ठीक है। जी। क्योंकि इसकी वजह से ऐसी है। ब्रांड इमेज डेवलप होगा, नंबर 1, यस। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, नंबर 3, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज विल बी एनहांस्ड। यस सर। ठीक है जी। ये बेसिक असल लीडरशिप का जी स्टाइल सर। क्यों चाहिए, मोटिवेशन क्यों जरूरी है,